अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अल्ताफ़ हुसैन जंजुआ, आप देख रहे हैं उड़ान। नाज़रीन, 1967 में पहली मरतबा जब मुल्क गिर और ख़ास जम्मू कश्मीर में भी एक ज़बरदस्ती चावल ख़रीदारी की एक हुकूमत का फ़ैसला था, उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू हुई थी, जिसमें पहली मरतबा जम्मू कश्मीर में जब एक बड़ी एजिटेशन हुई जिसकी क़यादत मोहम्मद यूसुफ़ तारिगामी साहब कर रहे थे और उसमें हिरासत भी जाना पड़ा। और उसके बाद तो इनका और जेल में आना जाना जो है वो एक तवील अरसा एक लंबी दास्तान है। वो 1976 में जम्मू कश्मीर में जो पब्लिक सेफ्टी एक बदनाम ज़माना एक कानून है और उसके तहत जो पहली गिरफ़्तारी और पहला जो आयद हुआ था 79 में, तो वो भी इन्हीं पे हुआ था। आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुल्क की सतह पर जारी किसान तहरीक के हवाले से बात करने के लिए 71 साला साबका रुकन असम्बली कुलगाम और CPIM मार्क्सिस्ट के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ़ तारिगामी साहब हैं। तारिगामी साहब, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपके साथ गुफ्तगू करने का मौका मिला एक बार और बहुत अच्छा लगा। जी तारिगामी साहब, हम ख़ासकर शुरू करेंगे इस वक्त जो ख़ासकर किसानों का एक बहुत बड़ा मामला है और चूँकि आपने हमेशा 1996 से लेकर 2018 तक असम्बली में भी, अपोजिशन में भी और वैसे भी अब जितने भी जो दबे कुचले और मज़दूर तबका है, मेहनत कश तबका है, उनके मसाइल हमेशा उजागर करते रहते हैं। इस वक्त चूँकि किसानों का एक बहुत मामला है, गुज़श्ता रोज़ आपने एक बड़ा एहतजाज भी किया, तो मजमूई तौर पर इस वक्त जो किसानों के मसाइल मुतालबात और जम्मू कश्मीर में जो मुलाजमीन हैं या जितने भी इस तबका के जो इस वक्त मसाइल हैं और इस वक्त मौजूदा हुकूमत की इनके तई संजीदगी के हवाले से। देखिए, जहाँ तक इस वक्त जारी मुल्क गिर किसान एजिटेशन का ताल्लुक़ है, मेरी नज़र में ये एक तारीख़ी जद्दोजहद है, हिस्टोरिकल है, ये ऑर्डिनरी जद्दोजहद नहीं है। लगातार कई सवालात को लेकर हमारे मुल्क में लड़ाइयाँ हुई है, जद्दोजहदें हुई हैं मज़दूर तबके की तरफ से, रोज़गार के सवाल को लेकर, एंटी करप्शन, बेहतर मामलात के लिए। लेकिन जो आज की तहरीक है किसानों ने जो शुरू की है, इसमें कई चीज़ें जो यूनिक है। एक ये कि 4 महीने हो गए और सरकार मुसलसल हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है। कई दिन चलते गए और बम्बई पहुँचे। अभी हमारे किसान नेता है वो बंगाल चले गए हैं, वहाँ लोगों को बताने के लिए इस सरकार ने क्या किया हमारे साथ। साउथ की तरफ जाइए, कौन सी रियासत है जहाँ लोग खामोश हैं, किसान खामोश हैं। एक हमागीर तहरीक है, दैट्स वाई आई पुट इट हिस्टोरिक। ये हिस्टोरिक तहरीक है और अनप्रेसिडेंटेड है। और जो किसानों के मुतालबात हैं, क्या वो हुकूमत, मैं वही कहता हूँ। देखिए, किसान मांग क्या कर रहे थे, इससे पहले आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में, आंध्रा में लाखों की तादाद में किसानों ने खुदकशी की ना, और कोई वावेला नहीं हुआ पूरे मुल्क में। तब सरकारों ने कोई फ़ैसला नहीं किया कि आखिर ये किसान अंधा था, ये खुदकशी क्यों करने पर मजबूर है। क्या किया सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, और ख़ास तौर पर इस गवर्नमेंट ने तो 2014 में मैनिफेस्टो में लिखा, भाई किसानों के साथ जुल्म है, ज़्यादती है, आज तक जो हुआ सो हुआ, हम बदलेंगे इनकी तकदीर को। और स्वामीनाथन कमीशन जो एग्रो साइंटिस्ट है नामवर, उनकी क़यादत में एक कमीशन ने जो सिफारिशात की है, वो सिफारिशात क्या है भाई, किसान खेती करता है पेट पालने के लिए, इसको तो उतना मिलना चाहिए जितना वो खर्च करता है इस पर। और उन्होंने सिफारिश की कि जो फसल की कीमत 1.5 गुना चाहिए, और उसके लिए एक फार्मूला भी वज़ा किया। ये नहीं क्या ऐसे ही कहा, फार्मूला वज़ा किया कि किस फार्मूला के तहत इनकी फसल को प्रोक्योर किया जाना चाहिए, और सरकार की ज़िम्मेदारी होगी कि वो फसल को इस दाम पर ख़रीदे। पहले ही एक हमारे मुल्क में ASP मंडियां हैं कायम,
اب منڈیوں میں ایک فیسیلیٹیشن ہوتی ہے، کسان کچھ بناتا ہے، دھان بناتا ہے، چاول بناتا ہے، جو بھی منڈی میں جاتا ہے وہاں سرکار بھی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور اسے کچھ اپنی فصل کو بیچنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ بھی ایک ہے. اور اس سے پہلے بھی کسانوں نے، یہ جو سرکاروں نے کہا، ایک کنٹریکٹ فارمنگ شروع کیا. بھائی کنٹریکٹ فارمنگ یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی یہاں پنجاب میں جو ہمارے پاس اس وقت آلو اس سے بنتی ہے، پٹیٹوز، بڑے سرمایہ دار آئے، انہوں نے کنٹریکٹ فارمنگ شروع کی. آج کسان سے پوچھ لیجئے وہاں پنجاب کیوں آج کھڑا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کنٹریکٹ فارمنگ دیکھی ہے، انہوں نے منڈیوں کا حال بھی دیکھا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ ہمارے جو کسانوں کے فصل، مختلف کماڈیٹیز، ان کو ایسنشل کماڈیٹی مانا جاتا تھا. ایسنشل یعنی کوئی ذخیرہ اندوزی نہ کرے، کچھ نہ کر لے. لیکن اس کو بھی ایگریکلچر جو بھی پروڈیوس ہے اس کو اس دائرے سے باہر کیا گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ بڑے لوگ، اور آج ہمارے مودی صاحب یا ان کے جو زراعت کے منسٹر ہیں وہ بار بار دہراتے ہیں ہم نے کسان کو آزاد کیا. اب وہ آزاد ہے، وہ کہیں پر بھی بیچ سکتا ہے، لیکن کس کو بیچے؟ کس کو بیچے؟ ذخیرہ اندوز کو. اور وہی ذخیرہ اندوزی کر کے کل اسی کسان کو راشن نہ دے تب تک، جب تک اس کا پیٹ نہ بھر جائے، ذخیرہ اندوز کا نفع نہ ملے. انہی سوالات کو لے کر آج کسان پریشان ہے. وہ یہ سمجھتا ہے یہ نہیں، میرا جو رشتہ ہے زمین کے ساتھ وہ ختم ہوگا کنٹریکٹ فارمنگ کے ذریعے. میں نے ایک بڑا امیر آئے گا، اس کے ساتھ کنٹریکٹ فارمنگ ہے. اب بیج کون بونا ہے وہ کسان فیصلہ نہیں کر لے گا. جو بڑا امیر ہے جس کے ساتھ وہ ہوا ہے کنٹریکٹ فارمنگ کا ایگریمنٹ، وہ کر لے گا. اب کس بھاؤ میں لینا ہے وہ بھی کسان کو ادھیکار نہیں ہے نا. وہ بھی اسی بڑے مگرمچھ کو ہے کہ کتنا بھاؤ ہے اور کتنا بھاؤ نہیں ہے، کس قیمت پر کوڑی کے دام بیچنا ہے. تب جا کر اب کسان جائے گا کہاں؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ کسان چاہے گا کل کہ وہ اس ایگریمنٹ کو لے کر اگر ناانصافی اسے محسوس ہو، وہ چاہے گا سول کورٹ میں جانا. نو، سول کورٹ کے دروازے بند ہیں. پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ملک میں جہاں کانسٹیٹیوشن ہے، جہاں جوڈیشری ہے، وائبرنٹ جوڈیشری، وہاں پر ایک کسان کو اپنا حق جتلانے کے لیے عدالت میں جانے کی کوئی ضمانت نہیں ہے. کین یو امیجن؟ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بلیں بہت اچھی ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے چینلز کو بحث کرنے سے کہ اس سے وہ ہوگا، یہ ہوگا. امریکہ کی مثال دیتے ہیں. اب امریکہ میں آپ دیکھیے وہاں کے بھی کسان انجمنوں نے، جو یونینز ہیں، انہوں نے نیو یارک ٹائمز میں لمبے لمبے اشتہار دے کر حمایت کا اعلان کر دیا ہے ہندوستان کے کسانوں کی. وہ وہاں نیو یارک ٹائمز کو یہاں کی سرکار روک نہیں سکتی ہے نا، واشنگٹن پوسٹ کو روک نہیں سکتی. اور بھی جو اخبار ہیں برٹن میں، باقی جگہوں پر، وہاں کے کسان بتا رہے ہیں کہ ہمارا تجربہ ہے کہ جو بھارت کا کسان آج مانگ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایسا ہی ہے. اچھے دن، یہ تو وعدہ کیا تھا نا اس سرکار نے، اچھا دن آنے والے ہیں. کس کے؟ آپ کی زمین گئی، آپ کا حق اپنی فصل پر گیا. اور جو سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات ہے، کسان مانگ کر رہے ہیں بھائی قانون بنا لو نا پارلیمنٹ میں. تو زبانی اس پر زبانی بھائی ہم دے رہے ہیں ایم ایس پی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے، اس پر وعدہ ہے. لیکن کنٹریکٹ فارمنگ کے لیے قانون بنانا ہے. اور وہ بھی قانون کا، جب پینڈیمک تھا یار، سب لوگ پریشان تھے. جون میں انہوں نے آرڈیننس لایا اتنی جلدی. ہیلتھ ایشوز پر آرڈیننس نہیں لایا کہ بھائی ہیلتھ ایشوز کو کیسے ٹیکل کرنا ہے،
क्या कुछ पैसा जमा करना है ताकि ये माइग्रेंट लेबर को बचाना है, बीमारों को अस्पतालों में जगह नहीं है, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन ऑर्डिनेंस लाना है जल्दी से, ताकि जो कॉरपोरेट कैपिटल है इस चीज़ को समझना होगा। आज के मुल्क में, आज के हिंदुस्तान में राज करने वाला वो यहाँ की जनता नहीं है, यहाँ की जनता ने वोट दिया, लेकिन जिनको चुना उस लीडरशिप ने अपने आप को हवाले किया है कॉरपोरेट कैपिटलिस्टों को। उसमें अंबानी है, अडानी है और भी कई लोग हैं। एक सवाल है मेरा जी, परचेजिंग पावर गिर गया पैंडेमिक सिचुएशन में, सबों की आमदनी लगभग घट गई, अंबानी और अडानी की बड़ी कैसे? बीमारी से, लोगों की मिजरीज का सौदा करके। एक सवाल है यार, कुछ समझ नहीं आता है कि आज की गिनती क्या है देश के अंदर। और इसी के साथ साथ आप ये भी देख लीजिए बेरोज़गारी। अच्छा, वही मेरे इसी में सवाल पे आए, ये जो माली साल 2021-22 के लिए जो जम्मू कश्मीर का जो बजट पार्लियामेंट में पेश किया गया, उसमें जो ख़ासकर एक डेली वेजर्स का ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस है, तो उस हवाले से और जो बजट में इस किसान, मेहनत कश तबका और योमिया उजरत आर्जी मुलाजमीन जो हैं उनके लिए क्या उस ये जो बजट है इसको किस तरह आप देखते हैं? मेरे भाई, आज के इस वक्त में बहुत बड़ी चीज़ें हो रही है और हैरानकुन हो रही है। कभी सोचा भी नहीं था कि इस तारीख़ी रियासत का बजट पार्लियामेंट में पेश होगा। नहीं, यहाँ की असेंबली में नहीं होगा, जम्मू में नहीं होगा। जम्मू में नहीं होगा। अमूमन बजट सेशन हमारा जम्मू में हुआ करता, गहमा गहमी होती थी, यहाँ के इंडस्ट्रीज़ के मालिकों से बातचीत होती थी, किसान तबका से नहीं, किसानों की बात नहीं, मैं कहता हूँ चैम्बर से बातें होती थी, चैम्बर वालों से कहो, डिस्कशन होता था क्या रखना है क्या नहीं रखना है, और फिर किसान नुमाइंदों के साथ भी बात होती थी, ट्रेड यूनियंस के साथ भी बात होती थी। और आज ये जो नाजिल हुआ ये बजट दिल्ली से किसके साथ मशवरा किया? माफ़ कर लेना मुझे कि इन हालात में आप देख लीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। जम्मू के आवाम को समझना होगा, कश्मीर के आवाम को समझना होगा, ये एक सांझी तकलीफ़ है। और अभी एक अखबार ने यहाँ तक भी लिखा एडिटोरियली जी कि ये हिस्टोरिक बजट है, और हमारे एलजी साहब ने भी बताया क्या है तारीख़ है इसमें। मैं हैरान हूँ कि मुझे आप नए सिरे से सबक पढ़ना होगा, सीखना होगा इन अल्फाज के माने क्या है। और अगर आपसे भी हो सके कोई डिक्शनरी मुझे दे दीजिए आज के दौर की, ताकि मुझे मालूम हो जाए कि लफ्ज़ों के साथ खेलना कोई जाने तो इस सरकार से जाने। 2019 से आज तक क्या हालत बनी हमारे फसल की, अपार्ट फ्रॉम वट एवर इज़ हैपनिंग एट द नेशनल लेवल। उनके लिए कुछ राहत, वन टाइम राहत नहीं है बाबा। अब कैजुअल लेबर और डेली वेजर्स, पहले तो कह रहे हैं ये इन्होंने हमारा जो शनाख्त ख़त्म कर दी और कहा कि अब तो नया बहार आ जाएगा, नया मौसम शुरू होगा। और नया मौसम कैसे? आप रोज़गार मिलेगा। जम्मू में जाकर पूछ लीजिए, ये जो डिग्रियां हाथ में लिए हुए हमारे बच्चे हैं, बचिया हैं, उनसे पूछ लीजिए। जब से 35A गया, 370 गया, जम्मू के लोगों में, जम्मू के नौजवानों को कितनी नौकरियां मिली? ये मेरा सवाल है अपने बच्चों से जी। और उनसे गुजारिश है बोलो। अब जो पहले ही जैसा कि भी आपने कहा कि डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, नीड बेस्ड हैं। अरे साहब, अभी PHE महकमे में कुछ लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अपनी ज़मीन दे दी, कीमती ज़मीन दे दी, इस वादे पर कि उनको नौकरी देंगे। कितने सालों से वो तड़प रहे हैं, डेमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर भी और श्रीनगर में भी। किसको नौकरी मिली?
मुआवजा भी नहीं मिला, पैसे भी नहीं मिले, और ये पहली बार है ऐसी सरकार देखी, ज़मीन भी ले लो और मुआवजा भी ना दो, नौकरी भी ना दे दो, और फिर बजट हिस्टोरिक है, कमाल है। एक और सवाल है मेरा कि सोशल वेलफेयर में देख लीजिए, मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, कितने ओल्ड एज पेंशन को मांगने की दरखास्तें पड़ी है, विडोज़ की पड़ी है, ऑर्फन्स की पड़ी है, डिसेबल्ड हमारे बच्चों की दरखास्तें पड़ी हैं। वो देख लीजिए ना, इनको कह दीजिए वो आदाद शुमार पेश कर लें, अकाउंट पेश कर लें हमारे आवाम के सामने। हमारे PSO, SPOs जो लगाए गए, इसी नारे पर क्या आपको इतने सालों के बाद आपको रेगुलराइज किया जाएगा? महंगाई तो उनके लिए भी है ना, ऐसे महंगाई है कहाँ? ये भी जुर्म है ये कहना, कोई और लफ्ज़ ढूंढना पड़ेगा आपको। आप पेट्रोल, अरे दुनिया में हो रहा है तो हम क्या करें? डीजल, ये तो और जगहों पर हो रहा है, लेकिन जो टैक्स बढ़ाया जाता है जी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर या डीजल पर, वो कौन बढ़ा रहा है? सरकार से हमारा ये सवाल है। अच्छा तारिक अमीन साहब, ये जो जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल है, जो इंतखाबात, रियासती दर्जा की बहाली, इस मौजूदा हालात में आप ये जमहूरी अमल के बहाली के लिए क्या इक़दामात दरकार हैं और क्या उम्मीदें हैं कि ये कुछ मुमकिन हो पाएगा? नहीं, जनता से हमारी उम्मीद है, मैं आपको बताऊंगा, क्या मुल्क की जनता जाग जाएगी। ये सिर्फ जैसा कि वोट डालने का सवाल है, जमहूरियत को भी एक बनाया गया है तमाशा, जैसे ये वोट का सवाल है। ठीक। वोट के अलावा ये आपकी डिग्निटी, मेरी डिग्निटी का सवाल है, हर शहरी की डिग्निटी का सवाल है। दैट आई एम मास्टर ऑफ माई चॉइस, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ये सुप्रिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। आप हमें तोड़े, आप हमें जोड़े, और हमें कानो कान खबर नहीं। अरे ये 370 भी क्या है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा रहा है बाबा। जी। आप कहते हैं आर्जी है, और उसी जहाँ लिखा है आर्जी, ऊपर नीचे लिखा है कि इसको बढ़ाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन विद द कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये तो उसी में लिखा है। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो दूर की बात, हमारा जो असेंबली है वो भी तहलील की गई। फिर बेचारी काउंसिल थी, काउंसिल तो कुछ देर थी जी। उसके बाद भी उनको भी पूछा नहीं गया। उनका ही इजलास बुलाते और वहीं पर एक रेजोल्यूशन पास करते कि वी द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम बादशाह का हुक्म मानते। अरे क्या यार, और आप कहते हैं भूल जाओ। चलिए छोड़ दीजिए, महाराजा के वक्त में डोगरा राज में यहाँ के लोगों ने जद्दोजहद की, जिसमें कश्मीरी पंडित शामिल थे, राजपूत थे शामिल, कि बाहर से कोई नौकरी में शामिल न हो जाए, यहाँ हिस्सेदार न बने, और हमारी ज़मीन बाहर वाला ना खरीदे। ये ठीक था ना? अब मुझे बताइए कि वो डोमिसाइल वो भी गया, और लैंड के बारे में बड़ा एक हुक्मनामा भी जारी हुआ। मैं जम्मू वालों से पूछता हूँ, क्या शायद आपको पूछा होगा किसी ने, पठानकोट में ही, कहीं कोटवा में ही, कानो कान खबर भी नहीं। ये घाटे का सौदा है, सिर्फ कश्मीर का सवाल नहीं, ये हर कम्युनिटी के लिए घाटा है, हर रीजन के लिए घाटा है, हमारे बच्चों के लिए घाटा है। तो अरे क्या एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जी जी हमारा आईन फेडरल है। अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, अलग अलग स्टेट्स हैं। मैं अभी एग्रीकल्चर की बात कर रहा था, ये तो स्टेट लिस्ट में है। ठीक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून बनाया, किसी हम रियासत से पूछे बिना, बहस किए बिना एजुकेशन का नया कानून बनाया। और इसी तरह
हमें ये बताइए कि आपने पार्लियामेंट का चुनाव हो सकता है, हालात ठीक हैं। पंचायतों के चुनाव एक बार नहीं 2 बार हो गए, हालात ठीक है, कोई खतरा नहीं। अब डीडीसी का भी चुनाव हुआ जिसकी तरफ आपका इशारा है, अच्छा हुआ। लेकिन ये बीच में असेंबली बेचारी हमारी कहाँ गई? वो भी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। ग्रास रूट लेवल पंचायत, यस। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीडीसी, यस। इसके फिक्र है, जमहूरी अमल खड़ा हुआ, पार्लियामेंट में भी नुमाइंदे गए, वो भी ठीक। लेकिन ये असेंबली कहाँ गई हमारी? नहीं, असेंबली का चूँकि ये तंजीम नौ कानून के तहत कह रहे हैं दोबारा से हदबंदी कमीशन होगी, तो चूँकि हदबंदी की बात आई तो उसमें पिछले दिनों भी ठीक, मैं वो भी कहता हूँ। तो उसमें पहले उसमें जो मेंबर हैं, एसोसिएट मेंबर्स ही हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही तीन हैं, तो उनका हाँ, तो उनका यही आपका सवाल होगा। मैं एक चीज़ गुजारिश करना चाहता हूँ, पहले ये हदबंदी क्या है? अरे ये हमारे दस्तूर का एक हिस्सा है कि हर सेंसस के बाद हदबंदी होती है। तो हमारी असेंबली ने भी यही कहा था कि यार यहाँ हदबंदी पहले क्यों कर लें, ठीक, पूरे मुल्क में सेंसस होगा और उसके बाद हम एक साथ मिलकर बाकी रियासतों के साथ यहाँ हदबंदी कर लें। हम तो इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, हम तो मुल्क के साथ हदबंदी का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहते थे। कौन सा गुनाह किया? तो अब आपको जल्दी क्या है हदबंदी की? बताइए ना, कोई राज बताइए। आप कह रहे हैं कहना है चूँकि नशिस्तें ज़्यादा की हैं, 90 कर दी हैं, तो उस वजह से 7 का जो मामला है। देखिए, ये करना और न करने का सवाल क्या है, ये भी एक सेंसस के आधार पर ही होता है जी। ये बादशाहत तो नहीं है अभी हमारे मुल्क में, कोई बढ़ाएगा और कोई घटाएगा, ये बादशाहत का ज़माना तो नहीं है। ये 3-4 रियासतों के साथ साथ कहाँ, अभी आसाम आप देख लीजिए मेरे भाई जी, इलेक्शन हो रहे हैं ना वहाँ जी, पहली नोटिफिकेशन आप हदबंदी की देख लीजिए तो वहाँ आसाम था ना जी, तो आसाम में आप चुनाव हो रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं? वहाँ का हदबंदी कहाँ गया? वो एक ही नोटिफिकेशन था ना, पढ़ लीजिए। इसीलिए मैंने कहा हमें नए सिरे से किसी मकतब में किसी जगह जाना होगा, सीखना होगा तो इस भाषा को। तारिक अमीर साहब, चलो अगर खैर जैसे आपका कहना है कि अगर हदबंदी के बगैर ही इंतखाबात करें तो फिर भी उसके लिए क्या रियासती दर्जा की बहाली के बिना ही अगर इंतखाबात? वही एक चीज़ बताऊँगा, तभी तो मैंने कहा था, आपने कहा छोड़ दो जो हुआ, मैंने कहा नहीं, ना कट जाए और आप कहेंगे छोड़ो, दर्द मुझे है जी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हमसे छीना गया गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर, आज नहीं तो कल सरकार को वापस देना होगा। माजी के तजर्बात को देखकर, चाहे वो 53, 65, 75 जो भी इस पेशरफ्त हुई हैं, उनको जहन में रखते हुए क्या आपको ये यकीन है, तवक्का है, लगती है कि कल मरकज़ के अंदर कोई भी हुकूमत, चाहे वो कांग्रेस की हो या कोई और, मरकज़ की हुकूमत, मैं एक ही चीज़ तो वो इस सिचुएशन को बहाल करेगी? आज कांग्रेस भी सीख रही है जी। आज वो कल अगर कांग्रेस अक्सरियत में आ जाती है तो क्या वो इसको वापस लेगी? मुझे मालूम नहीं है कौन आ जाएगा, ज़रूरी नहीं है कांग्रेस आ जाए, और रीजनल फोर्सेस और बाकी एक साथ मिलकर। देखिए, अलग सवाल है ये, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये जनता ने फैसला करना है। ठीक, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगा, तारीखी गलती है ये, इट्स अ हिस्टोरिकल ब्लंडर कमिटेड बाय दिस गवर्नमेंट विज़ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, मेरा मानना ये है। नहीं, इससे पहले भी 3-4 ऐसी गलतियां तो माजी में भी हुई हैं, तो क्या वापसी ऐसी नहीं, ऐसी नहीं। 1953 की 1953 में बहुत बड़ा जुल्म हुआ, नो डाउट अबाउट दैट, बहुत गलत हुआ, लेकिन ये जो हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर है ये आज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया। आप क्यों नहीं फ़र्क महसूस करते हैं? तारिक हामी को आज भी गिरफ्तार कर सकते हैं झूठे मोटे मुकदमे में, करो वो करो ये करो, वो ठीक है, गलतियां है, नाइंसाफ़ी है शेख साहब की गिरफ्तारी, बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन मेरे दोस्त जी, जो 5 अगस्त को हुआ वो सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हिंदुस्तान के लोगों ने,
लंबी लड़ाई लड़कर, वो भी तोहफे में नहीं मिला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसी को। और यहाँ पर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी लंबी जद्दोजहद के बाद ही बना। और उस कॉन्स्टिट्यूशन ने ही आपको, हमें ज़मीन पर हक दे दिया। वो जम्मू के काश्तकारों को भी दिया, कश्मीर के काश्तकारों को भी दिया, बगैर मुआवजा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता सेपरेट, हमें तब ज़मीन नहीं मिलती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहली रियासत है जम्मू कश्मीर जहाँ इस किस्म के इनकलाबी ज़री इस्लाहात हुए, हिस्टोरिक। नोवेयर एल्स बाद में हो गए। हमें भी क्या इंतज़ार करना था? अरे समझ लीजिए, ये मैं आज भी जम्मू के उन काश्तकारों से कहूँगा, कश्मीर के काश्तकारों से कहूँगा, कठुआ के, राजौरी, पुंछ के, डोडा इलाके के, उधमपुर के, उनसे मैं पूछ लूँगा, भाई अगर आपको ये कहा जाए वो ज़मीन वापस दो, क्या करोगे? ये तो उस आइन ने दिया है आपको, जिस आइन को तोड़ा, जिस आइन को आज मोहर लगा दिया है इन्होंने कि इससे मुल्क को खतरा है। अरे ये वही आइन है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, खोलो यार, जिसमें जब पाकिस्तान कह रहा था ये मुतनाज़ है, डिस्प्यूटेड है, इस पर हमारा हक है, यहाँ की उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें लिखा है ये नाकाबिल, जम्मू कश्मीर नाकाबिल तनसीख हिस्सा है भारत यूनियन का। किस चीज़ को तोड़ा? किस चीज़ को तोड़ा? भारत, आज की भारत सरकार को जवाब देना होगा। तारिक अमीन साहब, इस वक्त चूँकि ये फैसला हुआ तो अब इसकी इस गलती को सुधारने के लिए, इसको वापस लेने के लिए, सुनो, पोजीशन बहाल करने के लिए अब दो ही जो उसके रास्ते, एक तो पार्लियामेंट है, तो दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत। तो क्या एक तो मेरा ये सवाल कि क्या गुपकार अलायंस जो आपने बनाया था इसी मकसद के लिए, वो आज भी वो मौजूद है? और क्या आपने, चूँकि पार्लियामेंट का तो एक वो है उसके लिए बात, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में उस मुकदमे की जल्द समाअत हो, इसके हवाले से कोई आपने इक़दामात उठाए या कि जल्दी ये चीज़ हो? पार्लियामेंट में हमने लगभग कई जमातों ने, CPM समेत, हमने रुजू किया सुप्रीम कोर्ट से जी, और चैलेंज किया। जो अर्जियाँ तो बहुत नहीं, मैं कह रहा हूँ जल्द समाअत के लिए उस मामले को। आप सुन लीजिए ना जी हमने उसके बाद CPM ने जी जो एक और कानून बनाया इन्होंने ज़मीन के बारे में, उसको भी चैलेंज किया। किसी ने किया या नहीं किया, हमने किया, वो भी पेंडिंग है। ठीक। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात आ जाती है तो पेंडेमिक आता है। जब किसानों के बारे में कानून बनाया जाता है तो कोई पेंडेमिक नहीं। क्या कर ले यार। लेकिन मैंने कहा, मुख्तसर कहूँगा इस पर, एक बड़ी अदालत है, आज नहीं तो कल, कब मैं रहूं या ना रहूं, वो अदालत तो ज़िंदा है। वो जनता की अदालत है, भारत के लोगों की अदालत है। हमने मुकदमा वहाँ भी दायर करना है, वहाँ भी दायर कर लेंगे, और इंसाफ की खातिर इंतज़ार भी करना पड़े, करेंगे इंतज़ार। तारिक अमीन साहब, बहुत खूब। ये हिंद पाक के दरमियान जो ये एक हालात इतने इंतहाई कशीदा थे, और पिछले ख़ासकर इस एक 2-3 हफ़्तों के अंदर काफ़ी बहुत मुस्बत पेशरफ्त हुई है। और इसको क्या आप देखते हैं, ये कोई बैरूनी मुदाखलत या उस वजह से हुआ, या क्या आप देखते हैं किस वजह से ये हालात बने, और इसका आने वाले वक्त में क्या कोई और मुस्बत तब्दीली आप देख रहे हैं कि ये जो इक़दाम? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा कि ये आप राजौरी पुंछ में जाइए, सांबा में जाइए, वहाँ के जो सरहद LOC के नज़दीक रहने वाले लोग हैं, उड़ी में जाइए, वो बताएंगे हालत इज़हार, ये गनगरज क्या होता है, गोला बारूद क्या होता है। उस पार भी और इस पार उजड़ गए हैं हमारे किसान। जब मैंने फ़ोन किया अभी, जब ये उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान किया, मैंने पुंछ के इलाके में भी
اور یہاں بھی کچھ لوگوں سے ٹیلی فون پر ہی بات کی، ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا. انہوں نے اب امید بھی چھوڑ دی تھی، جیسے ابھی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ امید چھوڑ دو، ہونے والا کچھ نہیں. جی انہوں نے بھی بیچارے انہیں بسترا گول کیا تھا کہ اب مرنا ہی ہے، پتہ نہیں کب کس کی گولی لگ جائے. لیکن کہیں سے کس کی وجہ سے ہوا اس بحث میں نہیں، آج نہیں پھر کبھی. لیکن راحت تو ملی نا لوگوں کو. جی. اچھا ہے نا اگر یہ گولہ بارود بند ہو جائے. میں نے کئی بار پاکستان جا کر بھی وہاں کے دوستوں سے کہا تو وہ کہہ رہے تھے ہم کیا کر سکتے ہیں. میں ان کو بار بار کہہ رہا تھا دعائیں کر لو، اور اگر دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور کر لو، بارود نہیں، دوائی بھیج دو، مرہم بھیج دو، کیونکہ ہمارے پاس بارود کے بڑے ذخیرے موجود ہیں. صحیح. ہمارے بچوں کو تحفظ چاہیے زندہ رہنے کا. ارے صاحب شروعات ہوئی تھی کئی بار، اور لیٹسٹ جنرل مشرف، منموہن سنگھ، اٹل جی لاہور بھی گئے نواز شریف صاحب کے وقت میں. شروعات ہوئی، ہم بھی وہاں گئے، اور ہمیں بھی میں کبھی بتاؤں گا کیا کچھ کیا، کیا کچھ دیکھا، کیا کچھ سنا. پیش رفت ہوئی تھی، لیکن ابھی تک جو میری سمجھ میں ہیں یہاں کے حکمران طبقوں کو میں نہیں کہتا ہوں ایک پارٹی کو، وہاں پر بھی یہ سمجھنا ہوگا اب پارٹیشن مناسب نہیں تھا تاریخی طور پر، جو میری رائے. لیکن اب ہوا، اس کو صافن کر لو. یہ وجہ نہ بنے ہمیں ایک دوسرے کو ہرانے کی، یہ وجہ نہ بنے ایک دوسرے کو زخم دینے کی. اب دیکھ لیجئے ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے دونوں ملکوں کا ڈیفنس پر کتنا ہے، اس کو کم کیا جا سکتا ہے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ بچوں کو آپ روزگار الاؤنس ہی دیتے، نہ ادھر پیسہ ہے، ادھر تو بالکل ہی نہیں ہے، ادھر بھی نہیں ہے. ابھی مائیگرنٹ لیبر آپ نے دیکھا ہوگا، ارے ان کو الاؤنس، ان کو یعنی منیمم سپورٹ نہیں مل رہا ہے. لیکن موچوں کو تاؤ دینا ہے، ارے کس کو ہرانا ہے اور کس کو جتوانا ہے. آج کی دنیا میں اپنے ہی لوگوں کو ہرائیں گے ہم، ان کی پریشانیوں میں اضافہ کرنے. بہرحال میں آج بھی یہ مانتا ہوں کہ وہاں بھی تحریک ابھرے، یہاں بھی ہمارے ہاں تحریک ابھرے کہ بھائی ہم دوست بننا چاہتے ہیں، اور ایک ہمسائیگی اچھے ہمسایوں کی طرح رہے، وہ شرارت نہ کر لے، اور یہاں سے بھی ان کو تکلیف دینے کے بارے میں نہ سوچا جائے. اس سے راحت ملے گی. یہ کب ہوگا؟ آج جو ہوا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور میری اپیل رہے گی اور کرو. یہ جو آپ کیا کہتے ہیں کنجوس مت بنو امن کے عمل کے سلسلے میں، اس میں دل بڑا کرو. اور اگر آپ نے اپنا سینہ چوڑا کرنا ہے تو امن کے عمل میں کرو. وہاں کے حاکموں سے بھی اپیل ہے، یہاں کے حاکموں سے بھی اپیل ہے، اور سب سے بڑھ کر جموں کشمیر کے لوگوں سے اپیل ہے. ایک اپیل جاتے کیا ہم ایک ساتھ دکھ نہیں بانٹ سکتے؟ کیا ہم ایک ساتھ اپنے مسائل کے بارے میں سوچ نہیں سکتے؟ اب صرف یہی کہے کہ کشمیر غلط ہے، کشمیر والے کہیں گے جموں غلط ہے، ہمیں لڑوایا جائے آپس میں. مہنگائی ہے ابھی پریشان کرتی ہے جموں والے کو بھی کشمیر والے کو بھی، بے روزگاری ہے، بیماری ہے. ارے صاحب ہم آگے بڑھے، یہ زندگی کا سفر، اور الگ الگ نہیں، ایک ساتھ مل کر، اور جو کھویا ہے وہ بھی پائیں گے، اور آئندہ بھی یہ کوشش کر لیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی آ جائے ہم سے کچھ لینے کے لیے.
कुछ लोग आ जाए, वो कुछ दे कर जाए, हम उनका शुक्रिया अदा कर लेंगे। मेरी अपील है, ये मज़हब का सवाल नहीं, धर्म का सवाल नहीं। एक चोरी करे, चोर का कोई धर्म नहीं, जालिम का कोई धर्म नहीं, मज़हब नहीं। जालिम मुसलमान होगा, हिंदू होगा, साहूकार कोई भी होगा, साहूकार का काम है साहूकारी। मेरी अपील है अपने हम वतन लोगों से कि हमें सीखना चाहिए कि एक दूसरे के साथ बातचीत करें, डायलॉग कर ले, और अपने इस तारीख़ी रीजन को फिर से एक तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए, जैसा कि भी आपने कहा, जमहूरी अमल के रास्ते पर डालने के लिए एक अमल शुरू करें, कोशिश शुरू कर लें। तारिक अहमद साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल एक गुपकार के हवाले से ही, क्या वो गुपकार आपका जो था, जो इंतखाबात हुए हैं डीडीसी इंतखाबात, उसके बाद उसका वो बिल्कुल कोई खामोशी ही है, और जब आपने 9 और 10 मार्च को यहाँ जम्मू में एक एहतजाज हुआ, उसमें मुश्तरका तौर पर उसको, और ये भी कहा गया कि अपनी मुराद और प्रोटोकॉल की जब बात आई तो सारे इकट्ठे हो गए, और उससे पहले होना तो ये चाहिए था जब आप मुंतखब हुए हैं जितने गुपकार अलायंस के, मुश्तरका तौर पर उनका कोई बयान होता, कोई अलामती एहतजाज होता, कोई बयान होता, इसी हवाले से वो नहीं हुआ। तो इस वक्त गुपकार की मौजूदा सूरत हाल, हैसियत, मुकाम क्या है? मैं एक चीज़ बताऊंगा यार, ये छोड़ दो, ये गुपकार क्या है। गुपकार में फारूक साहब के घर में मीटिंग हो गई 2019 4 अगस्त को, गुपकार हो गया जी। लेकिन फारूक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर है जी, जिसकी इकाई जम्मू में भी है, लद्दाख में भी है। महबूबा मुफ्ती है, पीडीपी की रहनुमा, पूरी इकाई है, सीपीएम है। तो कहने का ये मतलब है, ये क्या कहा उस वक्त और बाद में क्या दोहराया, यही कि जो 5 अगस्त को हुआ किसी से पूछे बिना हुआ, गलत हुआ, ये गैर आईनी। लेकिन अब 2-3 माह से खामोशी है मुकम्मल। मैं वही कहता हूँ, बीच में चुनाव भी आ गए जी, और डीडीसी के चुनाव आ गए। उसमें ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि उसका मेंबर, इसका मेंबर, अरे ये चीज़ें चलेंगी। हमने गुपकार अलायंस उसलिए नहीं बनाया, हमने अलायंस बना दिया था जो कॉन्स्टिट्यूशनल असॉल्ट हुआ, असॉल्ट, हाँ वही असॉल्ट, उसको बदलने के लिए जी। और हम यहाँ आए थे जम्मू के लोगों के साथ मशवरा करने के लिए। तो यहाँ से डीडीसी का चुनाव हुआ, क्या कर लेते हम, ठीक, चुनाव में हिस्सा ले लिया। चुनाव में हिस्सा ले लिया तो हम गुपकार गैंग बन गए। यानी चुनाव लेना, चुनाव में हिस्सेदारी बनना गैंग होता है। तो ये सारे लोग गैंग है जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी गैंग है। चलो चुनाव हो गए, उसके बाद कौंसिलें तश्कील होगी। मैं उसी हवाले से मैं वही कहता हूँ कि उसके बाद मीटिंग हुई जी श्रीनगर में। मैं नहीं था, हमारी पार्टी का भी था और उसमें सारे लोग थे जी। उसके बाद कई और मसरूफियात रही है मुख्तलिफ पार्टियों की। हमने ये एक चीज़ मैं सफाई से कहना चाहता हूँ, हमने मर्जर नहीं किया है। मैंने सीपीएम पार्टी ने बिल्कुल नहीं, वो है ना, हमारी अपनी एक्टिविटीज़ है। अभी फारूक साहब उधर गए, इधर गए, ठीक है, वो गया, ये गया, हम भी जाते हैं। कल हमने यहाँ डेमॉन्स्ट्रेशन भी की, श्रीनगर में भी की। लेकिन अभी कर लेंगे मीटिंग। और मीटिंग क्या है, हम तो जम्मू के लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, अगर ये नाम ठीक नहीं है वो छोड़ दो, ठीक, लेकिन मैं उसूल की बात करता हूँ। क्या तुम ये चाहोगे कि जम्मू कश्मीर जो एक तारीख़ी स्टेट थी, ये यूनियन, और हमारा जो बजट है, हमारा जो अफसर है, वो अब पता नहीं कहाँ से आएगा, उसे 1 साल लग जाएगा यहाँ के कल्चर को समझने में, ज़बान को समझने में। और यहाँ जो बाहर जाएगा, जम्मू का जाएगा, कश्मीर का जाएगा, उसे कौन सी राहत मिलेगी वहाँ। इसीलिए हमने लड़ा था। ये सवाल है मेरा, एक साथ मिलकर, गिले होंगे, शिकवे होंगे, एक साथ मिलकर हमने अपना हक जतलाने के लिए आवाज़ उठानी होगी। और सरकार को भी चाहिए कि वो बात को सुने, देर ना करे। देर करने से मुल्क का फ़ायदा नहीं,
जम्मू कश्मीर का नुकसान है। नाजरीन, ये थे मोहम्मद यूसुफ तारिक गमी साहब, जिन्होंने हिंद पाक के हालिया ताल्लुकात, जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल और किसान तहरीक के हवाले से तफसीली बातचीत की। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।